Hello and welcome to SPM IS Academy Daily Newspaper Analysis. Today we are going to analyze the important news articles of 17th July 2023. आज भी सत्यजीत सर गुवाहाटी में नहीं है। सत्यजीत सर को किसी अपने पर्सनल काम की वजह से गुवाहाटी से बाहर जाना पड़ा और अभी तक वो गुवाहाटी नहीं वापस आ पाए हैं। तो आज भी आपका न्यूज़पेपर एनालिसिस मैं मृदुल मिश्रा प्रेजेंट कर रहा हूं। होपफुली कल तक सत्यजीत सर आ जाएंगे और कल का न्यूज़पेपर एनालिसिस सर ही प्रेजेंट करेंगे। आज जैसा कि आप सबको पता है कि इस न्यूज़पेपर एनालिसिस का जो पीडीएफ वर्जन है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं कमेंट सेक्शन से। ये हैं आज के टॉपिक्स जिनको हम एनालाइज करने वाले हैं और जो पहला टॉपिक हम देखेंगे दैट इज रिलेटेड विद द चाइल्ड सेक्स रेशियो एंड द पीसीपीएनडीटी एक्ट, इससे रिलेटेड है। ये टॉपिक जीएस पेपर 1 में इंडियन ज्योग्राफी एज वेल एज विमेन इश्यूज दोनों से ही कंसर्न्ड है और ये आर्टिकल द आसाम ट्रिब्यून से लिया गया है। सबसे पहले समझते हैं ये चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या होता है। देखिए, चाइल्ड सेक्स रेशियो 6 साल या उससे कम के बच्चों के लिए निकाला जाता है और इसमें हम लोग देखते हैं कि हर 1000 मेल बच्चे में 1000 मेल लड़का लोगों में कितनी लड़कियां होती हैं, कितनी फीमेल होती हैं, ये हम लोग देखते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो में। तो इस टाइम पर अगर करंट चाइल्ड सेक्स रेशियो इंडिया का एज पर द 2011 सेंसस 918 है, तो इसका मतलब ऑन एन एवरेज हमारे देश में हर 1000 मेल चाइल्ड में 918 फीमेल चाइल्ड है। अब देखिए, जैसा कि आपको समझ में आ रहा है कि ये सेक्स रेशियो बहुत कम है। अब जरा देख लेते हैं कि हमारे देश में क्यों ऐसा है कि चाइल्ड सेक्स रेशियो में इतना इम्बैलेंस है, क्यों इतनी कम लड़कियां होती हैं कंपेयर टू द मेल। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे देश में जनरली जो सेक्स रेशियो है, नॉट ओनली चाइल्ड सेक्स रेशियो, अगर ओवरऑल सेक्स रेशियो की बात करें तो उसमें भी फीमेल कम ही होती हैं। लेकिन 1991 से अगर बात करते हैं तो ध्यान से देखेंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि सेक्स रेशियो इंडिया का इंप्रूव होता जा रहा है। दैट मीन्स 1991 के बाद से 2001 और 2011 इन दोनों ही डिकेड्स में हमने ऑब्जर्व करा कि नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल बढ़ रही हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो 1981 के ऑनवर्ड कंटिन्यूअसली हमारे देश का चाइल्ड सेक्स रेशियो नीचे ही जाता जा रहा है। दैट मीन्स नंबर ऑफ फीमेल चाइल्ड जो है वो कम ही होती जा रही है। अब जरा समझते हैं ऐसा क्यों है कि हमारे देश में इतना इम्बैलेंस है। एक तो ऑब्वियस सा ही रीजन है जो हर कोई बोल सकता है कि हमारे देश में मेल चाइल्ड को लेकर के एक प्रेफरेंस है। ये चीज सिर्फ हमारे देश की ही बात नहीं है, जैसा कि शायद आप में से कुछ लोगों ने कभी सुना भी होगा, चाइना जैसी कंट्रीज में भी ये मेल चाइल्ड को लेकर के बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस होती है। और उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि जो मेल चाइल्ड होता है उसे अक्सर बुढ़ापे का सहारा समझा जाता है। माना जाता है कि जब मम्मी पापा बूढ़े हो जाएंगे, ओल्ड एज में होंगे, तो लड़का जो होगा वही उनकी केयर करेगा, वही उनका प्रोवाइडर होगा, ऐसा माना जाता है। और जो बेटी होती है, जो लड़की होती है, उसको अक्सर पराया धन माना जाता है। दैट मीन्स ऐसा माना जाता है कि वो तो दूसरे के घर चली जाएगी तो अपने बूढ़े माँ बाप की क्या ही अपनी केयर नहीं कर पाएगी। इसीलिए एक प्रेफरेंस होती है मेल चाइल्ड को लेकर के। एक और रीजन है, पिछले कुछ डिकेड्स में हमने देखा है कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्नोलॉजी होती है, अल्ट्रासाउंड क्लिनिक्स होते हैं जो कि इलीगल तरीके से सेक्स डिटरमिन कर सकते हैं फीटस का, वो भी धीरे धीरे बढ़ ही गए हैं। एज अ रिजल्ट बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं वो प्रेगनेंसी ही टर्मिनेट कर देते हैं, प्रेगनेंसी एंड कर देते हैं। अगर उनको पता चलता है कि फीमेल एक बच्ची होने वाली है तो एंड कर देते हैं प्रेगनेंसी। तो ये भी एक बड़ा रीजन है कि सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हो गई है। इसका तीसरा रीजन जो यहाँ पर लिखा है ये सबसे बड़ा रीजन होता है और वो ये कि पिछले 20 से 30 सालों में ऐसा देखा जा रहा है कि हमारे देश में डेवलपमेंट बढ़ा है। और जब डेवलपमेंट बढ़ रहा होता है तो ओवरऑल फैमिलीज जो होती हैं वो कम बच्चे पैदा करना चाहती हैं और फैमिलीज के ऊपर एक प्रेशर होता है कि कम बच्चे पैदा करो और उनको अच्छे से पालो, उनको अच्छे से उनकी एजुकेशन करें, जिससे कि वो बच्चे बड़े हों और अच्छा काम करें। अब ऐसे में जब प्रेशर होता है कि सिर्फ 1 या 2 बच्चे ही पैदा करने हैं, क्योंकि बच्चे पैदा करना एक अपने आप में एक्सपेंसिव काम हो जाता है, उनकी एजुकेशन, उनकी फूडिंग, क्लोथिंग सब एक्सपेंसिव होने लगती है, तो हर फैमिली चाहती है बस 1 या 2 ही बच्चे पैदा हों। और ऐसे में
1 या 2 बच्चे में उनको चाहिए होता है कि एटलीस्ट 1 मेल चाइल्ड तो हो ही हो, जो कि अगेन उनके बूढ़े माँ बाप का सहारा बन पाए, बुढ़ापे का सहारा बन पाए। और ऐसे में वो चाहते हैं कि उनका दोनों में से 2 बच्चों में कम से कम 1 मेल चाइल्ड हो, तो वो ज्यादा से ज्यादा सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन कराते हैं। अगर उनको पता चलता है कि उनके बेटी होने वाली है तो उसको वो अबॉर्ट कर देते हैं। तो इस बोला जा रहा है कि जैसे जैसे इंडिया में फर्टिलिटी डिक्लाइन हो रही है, माँ बाप कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, वैसे वैसे ये ज्यादा टेंडेंसी बन रही है कि सिर्फ एक एक मेल चाइल्ड तो होना ही चाहिए। ये ज्यादा प्रेशर आ रहा है और ऐसा एज अ रिजल्ट जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो और खराब होता जा रहा है, क्योंकि जो फीमेल होती है, चाइल्ड होती है, उसको अबॉर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारे देश में जो कानून है इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, दैट इज PCPNDT, प्री कंसेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट ऑफ 1994। ये एक्ट इसलिए लाया गया था क्योंकि जब हमारे देश की सरकार ने रियलाइज करा कि धीरे धीरे चाइल्ड सेक्स रेशियो खराब होता जा रहा है और लोग फीमेल फीटिसाइड कर रहे हैं, अपने फीमेल बच्चों को पैदा होने से पहले ही मारे दे रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए, उसको प्रोहिबिट करने के लिए 1994 में सरकार इस एक्ट को लेकर के आई। और इसमें किसी भी टाइप का सेक्स सिलेक्शन बिफोर और आफ्टर द कंसेप्शन, दैट मीन्स बच्चा होने के पहले किसी भी टाइप का सेक्स का सिलेक्शन होना, उसको प्रोहिबिट कर दिया गया था। किसी भी लेबोरेटरी या सेंटर को, किसी भी क्लिनिक को ये बिल्कुल भी नहीं अलाउड था कि वो बच्चा पैदा होने से पहले उसका सेक्स डिटरमिन करे। फीटस का सेक्स डिटरमिन करना ये अलाउड ही नहीं करा गया था, इलीगल कर दिया गया था। और अगर कोई ऐसा करता था तो उसको 3 साल तक की जेल टर्म के प्रोविजन रखे गए थे। अब वैसे तो ये एक्ट 1994 में बन गया, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही पुअर हुआ। आगे की स्लाइड्स में देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। 1994 से लेकर के अब तक इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही पुअर हुआ, जिसकी वजह से हम देख ही रहे हैं कि 2001 और 2011 इन दोनों के ही सेंसस में चाइल्ड सेक्स रेशियो खराब ही हुआ। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं कि क्यों चाइल्ड सेक्स रेशियो में इंबैलेंस है, और दैट इज द मोस्ट कॉमन पॉइंट एंड दैट इज ऑफ पेट्रियार्की। हमारे देश में जेंडर को लेकर के वैसे ही डिस्क्रिमिनेशन है, और उससे जो गर्ल्स की लाइफ्स होती है उस पर उतनी वैल्यू नहीं प्लेस करी जाती है। बच्चियों की जिंदगी, लड़कियों की जिंदगी को उतना इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है जितना लड़के को इंपॉर्टेंट माना जाता है। दैट इज प्योरली ड्यू टू पेट्रियार्की। अब मेरा एक रीजन है कि मैंने इस पेट्रियार्की के पॉइंट को 5th नंबर पे रखा, क्योंकि अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा कि चाइल्ड सेक्स रेशियो में इंबैलेंस क्यों है, जनरली हर कोई सबसे पहला पॉइंट पेट्रियार्की ही डालेगा। लेकिन जब आप सबसे कॉमन पॉइंट को सबसे ऊपर डालते हो तो आपके आंसर में डिस्टिंग्विश नहीं होता है, आपका आंसर दूसरों से अलग नहीं होता है। तो जरूरी है कि आप अच्छे पॉइंट को ऊपर डालो, बट सबसे कॉमन पॉइंट को ऊपर ना डालिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, रीजनल और कल्चरल वेरिएशन भी होते हैं जिसकी वजह से चाइल्ड सेक्स रेशियो में इंबैलेंस है। जनरली नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, साउथ ईस्टर्न इंडिया में देखा जाता है कि यहाँ पर चाइल्ड सेक्स रेशियो उतना खराब नहीं है, लेकिन वेस्टर्न इंडिया में, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में देखा जाता है कि चाइल्ड सेक्स रेशियो बहुत ही खराब हो जाता है, पर्टिकुलरली पंजाब हरियाणा में। तो बोला जा रहा है कि ये कल्चरली और रीजनली भी होता है। देयर आर सर्टेन कल्चर्स विच आर वैल्यूइंग द लाइव्स ऑफ फीमेल फार मोर लेस देन द मेल लाइव्स। उनकी नजरों में बच्चियों की जिंदगी की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। ऐसे कुछ कल्चर है, ऐसी कुछ थिंकिंग है हमारे देश में भी, और यही कारण है कि देखा जाता है कि वहां पर चाइल्ड सेक्स रेशियो और खराब हो जाता है। अब जरा बात करते हैं कि हमारे देश में जो लॉ बना PCPNDT एक्ट, उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम, ये एक्ट की डिजाइनिंग और इसके प्रोविजंस ही बहुत पुअर थे। बनाया तो गया एक्ट, लेकिन इसको प्रॉपरली नहीं बनाया गया, और एज अ रिजल्ट इसमें कन्विक्शन रेट बहुत कम होता है और बहुत कम नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर्ड होते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर डेटा दिया है कितने कम केसेस रजिस्टर्ड है। आपको ये डेटा याद नहीं रखना है, लेकिन दिखाया जा रहा है कि केसेस का रजिस्ट्रेशन ही बहुत कम है। दूसरी बात, एक तो केसेस रजिस्टर कम, दूसरा जो रजिस्टर होते भी हैं उसमें भी बहुत देखा जाता है कि जो क्लिनिक है जिसने सेक्स डिटर्मिनेशन करा, और वो पेरेंट्स जिन्होंने सेक्स डिटर्मिनेशन करवाया,
उनके बीच में बड़ा करप्शन होता है और कॉल्यूजन होता है। दोनों आपस में मिलके कर लेते हैं, जिससे किसी भी तरीके से बाहर खबर जाती ही नहीं है। तीसरी बात, हमारे देश में पीसीपीएनडीटी एक्ट को लेकर के अवेयरनेस नहीं है। एज अ रिजल्ट बहुत बार जो गांव के लोग होते हैं, माँ बाप होते हैं, जिनको बेटा चाहिए होता है, वो इलीगली इसको यूज कर लेते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन को, विदाउट नोइंग कि ये इलीगल होता है। नेक्स्ट बात है कि हमारे यहाँ पर एनफोर्समेंट की प्रॉब्लम भी है इस एक्ट को लेकर के। इस एक्ट के एनफोर्समेंट में प्रॉपरली करवाया नहीं गया है, इसीलिए बहुत सारी जगहों पर ये बड़ा ही नॉर्मल होता है सेक्स डिटर्मिनेशन करवाना। जैसे दिल्ली के बारे में बोला गया कि डिस्पाइट बीइंग द कैपिटल, मार्च 2017 तक की बात करें तो सबसे ज्यादा सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस दिल्ली से ही आते थे। एंड लास्टली बोला जा रहा है कि जो रूट कॉज है जिसकी वजह से ये हो रहा है कि हमारे यहाँ चाइल्ड सेक्स रेशियो कम हो रहा है, उसको ये पीसीपीएनडीटी एक्ट एड्रेस ही नहीं करता है। तो ये 5 प्रॉब्लम्स भी बताई गई हैं कि क्या इस एक्ट की प्रॉब्लम्स है। अब जरा देखते हैं हमारे देश की सरकार ने क्या करा है चाइल्ड सेक्स रेशियो को इम्प्रूव करने के लिए। हमारे देश की गवर्नमेंट ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम तो जनवरी 2015 में लॉन्च करी थी, और इसका पर्पस ही यही था कि जो सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन है, दैट मीन्स जो बेटियां हैं उनको मार दिया जाता है बिफोर दे आर इवन बॉर्न, उसको कम करा जाए। और इसके लिए सरकार ने 3 मिनिस्ट्रीज का जॉइंट इनिशिएटिव करा था, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि जो बच्ची होती है उनका सर्वाइवल और प्रोटेक्शन हो, जिससे कि चाइल्ड सेक्स रेशियो इंप्रूव हो, उनकी एजुकेशन हो जिससे बच्चियों की लाइफ्स को कम नहीं माना जाए, उनकी लाइफ्स को भी इंपॉर्टेंट रखा जाए, उनका एम्पावरमेंट हो, और जो गर्ल चाइल्ड है उसके राइट्स प्रोटेक्ट हो, उसको अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ, अच्छा फूड, सब कुछ उसको मिले। अब देखिए इस एक्ट ने बड़ा अच्छा काम भी करा है हाल फिलहाल के कुछ सालों में। सेक्स रेशियो एट बर्थ ऐसा जो इंटरमीडिएट डेटा आ रहा है, बीच का जो भी डेटा आया है बिफोर द सेंसस, दैट इज एज पर द हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसके हिसाब से सेक्स रेशियो एट बर्थ इंप्रूव ही हो रहा है हमारे देश में। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो भी सेकेंडरी लेवल पर इंप्रूव हुआ है बच्चियों का। तो इससे पता चला है कि हमारे देश में एजुकेशन ज़्यादा अच्छी हो रही है लड़कियों की, और जब एजुकेशन अच्छी होगी तो ज़्यादा अच्छा एम्प्लॉयमेंट भी होगा। और हमारे देश में धीरे धीरे एटीट्यूडनल चेंज भी हो रहा है, जिसमें लड़कियों की लाइफ्स को भी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। तो ये सब इस स्कीम के बेनिफिट्स भी हुए हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड विद द मेंटल हेल्थ। चलिए अब जरा देख लेते हैं कि इस आर्टिकल में हम लोग क्या करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड एक ये न्यूज आई थी जो कि इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, और उसमें बताया गया था कि जो हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज है, इसमें सुसाइड के रेट्स काफी बढ़ गए हैं पिछले 3-4 सालों में। तो मैंने इस आर्टिकल में कंपेयर करा है कि हमारे देश के वो वल्नरेबल ग्रुप्स, वैसे लोग वैसे लोग जिनमें सुसाइड रेट ज्यादा होते हैं, उनका मैंने यहाँ पर डेटा दिया है और उनको कंपेयर करा है कि ऐसा क्यों होता है कि वहां पर सुसाइड रेट्स ज्यादा होते हैं। इस टाइप की एनालिसिस का आप यूज कर सकते हैं अपने किसी भी आंसर में जिसमें आप मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हो। और इस आर्टिकल के बाद में मैंने एक क्वेश्चन भी दिया है जिसमें हम लोग यही देखेंगे कि मेंटल हेल्थ के केसेस में कैसे हम लोग इस डेटा को एज अ केस स्टडी के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द पहला जो वल्नरेबल ग्रुप है दैट इज सीएपीएफ पर्सनल, जहां पर सुसाइड रेट काफी बढ़ गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये सीएपीएफ क्या होता है। तो देखिए हमारे देश में जो सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करा जाता है। एक है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आने वाली इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, और दूसरी है मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री के अंडर आने वाली सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का काम होता है इंटरनल सिक्योरिटी इंश्योर करना, और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का काम है एक्सटर्नल सिक्योरिटी। एक्सटर्नल सिक्योरिटी का मतलब है कि अगर कोई बाहर से हम पर अटैक करेगा तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस उसको रिटेलिएट करेंगी, लेकिन अगर हमारे देश के अंदर से कुछ भी सिक्योरिटी हमारी खराब होगी तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस इस पर रिटेलिएट करेगी। ये 7 आर्म्ड फोर्सेस आ जाती हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में। अब जरा देखते हैं कि ये जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है इनमें क्या प्रॉब्लम हो रही है और क्या इनका सुसाइड है, सुसाइड का रेट चल रहा है और क्यों मेंटल हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं। 2020 से लेके 2022 की अगर बात करते हैं
तो 463 पर्सनल जो थे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के, उन्होंने, और इंक्लूडिंग आसाम राइफल्स ऑल्सो प्लस आसाम राइफल्स, इन लोगों ने सुसाइड करी थी। ये नंबर बहुत हाई है 3 साल में सुसाइड होने के लिए। और इसमें भी जो सीआरपीएफ है उसमें 150 से ज्यादा लोगों ने डेथ कर ली थी इसी टाइम पीरियड में। अब ये यहाँ पर डेटा भी दिया और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुसाइड का रेट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में बहुत ज्यादा होता है। अब जरा बात करते हैं कि क्यों ऐसा है कि इतना ज्यादा सुसाइड का नंबर है हमारे यहाँ पर। तो देखिए कुछ कुछ कॉमन रीजंस है जिनकी वजह से सुसाइड का नंबर ज्यादा है इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में। पहला है, सब ग्रुप्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन बहुत है। कौन आप किस आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में हो उसमें उनके काम, उनके नेचर का, उनका जो वर्किंग होती है, किस टाइप का काम उनका होता है, किस जगह होता है, उसमें बहुत डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये एक बड़ा रिजेंटमेंट है बिटवीन द फोर्सेस एज वेल एज बिटवीन द सीएपीएफ एंड इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। एक रिजेंटमेंट है, खराब लगता है उन लोगों को कि काम कैसा है, किसको क्या काम मिल रहा है, सैलरीज को लेकर के थोड़े डिस्प्यूट्स है, डिस्क्रिमिनेशन है। तो उस वजह से एक बड़ा रीजन वो होता है सुसाइड्स को। दूसरा है वर्क प्लेस में बुलिंग होना। सीनियर अगर कोई बुली कर देता है कि कोई परेशान कर रहा है सीनियर, तो दे कैन नॉट कंप्लेन टू एनीवन, ये एक रीजन है। डिसिप्लिनरी और लीगल एक्शन का फियर हमेशा रहता है कि अगर ऑर्डर फॉलो नहीं करे तो कोई लीगल एक्शन या डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाए। और चौथा होता है कि जो इमीडिएट बॉस है, कंपनी कमांडर, और जो पर्सनल है उसके बीच में कम्युनिकेशन नहीं होता है और बड़ी टफ कंडीशंस में काम करना पड़ता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जवानों को। अब बात करते हैं कि इसका क्या सोल्यूशन सरकार ने दिया है। तो सरकार ने इसका कुछ कुछ सोल्यूशन बोला है कि जिससे हम लोग सीएपीएफ में होने वाली सुसाइड्स को कम करेंगे। उन्होंने बोला है कि इन सीएपीएफ के जो भी काम करते हैं लोग, उनको अक्सर अपनी फैमिलीज की बहुत चिंता होती है, तो मेडिकल सपोर्ट सिस्टम दिया जाएगा, फैमिलीज को दिया जाएगा, जिससे अगर फैमिली के किसी भी मेंबर को कुछ प्रॉब्लम होती है और ये जो सीएपीएफ के लोग हैं वो अगर परेशान हो रहे हैं कि उनको छुट्टी नहीं मिल रही है, तो उनको फैमिली मेंबर को ध्यान देने के लिए मेडिकल सपोर्ट सिस्टम एक दिया जाएगा। दूसरा बोला जा रहा है कि किसी भी सीएपीएफ पर्सनल को अगर कुछ भी पता चलता है कि मेंटल हेल्थ इशू है या कुछ ऐसा उसके में आ रहा है, तो उसका तुरंत साइकेट्रिक डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट करा जाएगा, स्पेशल केयर दी जाएगी, जिससे कभी भी सुसाइड जैसा काम वो नहीं करे। और तीसरी बात बोली जा रही है कि एक फैमिली लाइजनिंग ऑफिसर बनाया जाएगा, जो कि इनके जो लोग हैं पर्सनल के, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनकी फैमिली के साथ जाकर के बात करेगा और काउंसलिंग करेंगे, सो दैट उन जब ये लोग नहीं रहते हैं अपनी फैमिली के साथ भी, तो उनकी फैमिली मेंबर्स को अकेलापन नहीं हो, और एज अ रिजल्ट वो इन लोगों से भी उतना ज्यादा कंप्लेंट नहीं होएगी और इनको भी लगेगा कि कोई है हमारी फैमिली का ध्यान रखने के लिए, तो इनको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। ये 3 बातें प्रोपोज्ड सॉल्यूशन है। अब ये देखिए, आपसे एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा कि क्या सॉल्यूशन होता है और क्या है, ये सब नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पर पूछा बस ये जाएगा, यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि किस तरीके से एक वल्नरेबल ग्रुप है, दैट इज सीएपीएफ के जवान, जिनमें 450 से ज्यादा सुसाइड हो चुकी है पिछले 3 साल में, और हर साल ऑन एन एवरेज 150 से ज्यादा सुसाइड हो जाती है इन जवानों में। किस तरीके से फैमिली को सपोर्ट दे करके, मेंटल हेल्थ केयर दे करके उनमें हम लोग कम करने की, सुसाइड का रेट या मेंटल हेल्थ के जो प्रॉब्लम्स है मेंटल हेल्थ के, उसको कम करने की कोशिश हो रही है। ये बात आपको नोटिस करनी है कि किस तरीके से सपोर्ट और केयर दे करके मेंटल हेल्थ केयर के जो इश्यूज होते हैं उनको सॉल्व करा जाता है। आगे आने वाले भी वल्नरेबल ग्रुप की केस स्टडी में हम लोग यही ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरीके से अगर किसी की मेंटल हेल्थ कुछ खराब है, उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी आ रही है, तो कैसे उसको सपोर्ट दिया जाता है, कैसे उसकी टेंशन्स को कम करना होता है, जिससे कि वो आदमी सुसाइड ना करे और उसकी मेंटल हेल्थ बेटर हो। अगले केस पर आ जाते हैं, दैट इज यंग मैरिड हाउसवाइफ्स। अब ये यहाँ पर मैं एक केस दे रहा हूं जो कि मई 2023 में द प्रिंट नाम के न्यूज वेबसाइट पोर्टल पर आया था। हम लोगों ने इसको अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर उस टाइम पर नहीं करा था क्योंकि बहुत छोटी न्यूज आई थी, लेकिन आज मैं आपके सामने ये प्रेजेंट कर रहा हूं ये क्या इशू था। देखिए, बाड़मेर नाम की एक जगह है राजस्थान में, वहां पर एक नई चीज ऑब्जर्व हुई कि वहां की जो विमेन होती थी, मैरिड विमेन जो होती थी और यंग मैरिड विमेन थी, वो वहां के जो वेल होते थे, कुआं होते थे, उसमें कूद करके सुसाइड कर ले रही थी।
और इसको बोला गया था कि ये एक सुसाइड एपिडेमिक है। सुसाइड एपिडेमिक क्यों? क्योंकि उस छोटी सी जगह में बहुत कॉमन हो गया था हर कुछ दिनों में एक न्यूज आना कि कोई ना कोई यंग मैरिड हाउसवाइफ जो थी वो कुएं में कूद जाती थी और कुएं में कूद करके अपनी जान दिए दे रही थी। और इसी के चलते जो वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, जो वहां की पंचायत थी, उन लोगों ने जो वेल्स होते थे, कुएं होते थे, जिनको लोकली टंका बोला जाता है वहां पर, उनको सील तक कर दिया था। और सीलिंग करने का रीजन यही था कि जिससे कोई भी विमेन उसमें कूद के अपनी जान ना दे दे। साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थे उसने अनमोल जीवन प्रेशियस लाइफ कैंपेन भी चलाई थी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर, जिससे लोगों को अवेयर करना कि अगर उन्हें कोई भी इशू है तो वो बात करें, लेकिन अकेले ना रहे, जिससे कि कभी उनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज ना आए। साथ ही साथ कुछ और भी चीजें उसमें करी गई थी। 24 आवर हेल्पलाइन सेटअप करी गई जिससे कि विमेन जो है वो बात कर पाए। विलेज के जो ऑफिशियल होते हैं पंचायत के, उनको बताया गया कि कैसे पहले ही किसी विमेन में वार्निंग के साइन देख ले अगर उनको लगे कि सब सही नहीं है। ग्राम पंचायत को बोला गया कि जो कुएं होते हैं, वेल होता है, उनको कवर कर दे कंक्रीट से जिससे कोई कूद ना पाए। और साथ ही साथ जो लोकल यूट्यूबर्स हैं उनको बोला गया कि बहुत ज्यादा इसको यूट्यूब पर कवर ना करे जिससे ये सेंसेशनलाइज ना हो जाए। अब देखिए, ये जो टेंडेंसी होती है कि एक एक किसी के एक कोई अगर सुसाइड करता है उसको अक्सर देखा जाता है कि दो चार लोग उसको फॉलो करते हैं। इसको कॉपी कैट सुसाइड्स नाम के फिनोमिना से बोला जाता है। ये कॉपी कैट सुसाइड का मतलब है कि अगर एक किसी ने जान दी और बाकी लोगों को लगता है अरे हमने उससे बात नहीं करी, उसको नहीं बचा पाए या उसको नहीं समझ पाए, तो वो इतने ज्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं कि वो भी अपनी सुसाइड करने लग जाते हैं। जहां पर एक डेथ का अगर सुसाइड का केस है तो वो दूसरे को भी ट्रिगर कर देता है। ये बाड़मेर में वैसा देखा गया कि एक विमेन ने करी सुसाइड, एक में मेंटल हेल्थ का इशू आया, बाकियों में भी थोड़े बहुत थे, तो वो दूसरे को देख करके उनके उनको इतना ज्यादा डिप्रेशन हुआ कि उन्होंने भी सुसाइड कर दी और फिर उसके बाद किसी और ने करी। ये चीज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बैंगलोर में भी ऑब्जर्व थी। वहां पर भी एक जो हॉस्टल रूम्स थे उसके सीलिंग फैन को रिप्लेस करके वॉल माउंटेड फैंस लगा दिए गए, क्योंकि वहां पर भी ऐसा देखा गया कि जनवरी से मार्च के बीच में 4 स्टूडेंट्स ने बैक टू बैक सुसाइड करी। तो कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन को डर था कहीं और लोग ना उनको फॉलो कर ले। तो ये हो गई बात सेकेंड ग्रुप की, दैट इज यंग मैरिड हाउसवाइफ्स, जो कि बाड़मेर का केस है जिसमें बोला गया कॉपी कैट सुसाइड्स हो रही थी। यहां पर भी उन मैरिड वुमेन ने किसी से बात नहीं करी और बैक टू बैक उनमें मेंटल हेल्थ के इशू हुए और जिसकी वजह से उन्होंने बार बार सुसाइड करी अलग अलग टाइम पर। अब तीसरे ग्रुप पर आ जाते हैं, वल्नरेबल ग्रुप। ये है यंग अडल्ट्स का। यंग अडल्ट्स का जो ग्रुप है, इसमें सोशल मीडिया की वजह से देखा जा रहा है कि इनमें मेंटल हेल्थ के इशू आ रहे हैं और साथ ही साथ सुसाइडल टेंडेंसीज भी आती जा रही हैं। इसमें यहाँ पर डेटा दिया जा रहा है सेपियन लैब्स का, जो कि एक नॉन प्रॉफिट एनजीओ होता है जिसने रिसर्च करी है कि सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है मेंटल हेल्थ पर। उन्होंने बोला था कि अगर 18 से 24 के यंग एडल्ट्स जिन्होंने बहुत पहले ही स्मार्टफोन का यूज करने लग गए, उनकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि अगर कोई किसी बच्चे को बाद में स्मार्टफोन यूज करने को मिलता है, जब वो बड़ा हो जाता है, तो वो ज्यादा उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है और वो ज्यादा अच्छे तरीके से दूसरों से बात भी कर जाता है। और अगर जब बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम डेवलप हो जाएगी, अगर कोई बहुत जब पहले बहुत छोटी उम्र से स्मार्टफोन यूज करने लग गया, तो उसके अंदर सुसाइडल थॉट्स आएंगे, एग्रेशन की फीलिंग आती है, डिटैचमेंट हो जाता है, हेलुसिनेशन हो सकते हैं। ये सारी बातें हाईलाइट करी गई। देखिए, ये जो मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं सोशल मीडिया की, ये मल्टीपल कैटेगरीज में इसको डिवाइड करा जा सकता है। अब जैसे एक तो है अपनी डिप्रेशन की प्रॉब्लम, इसमें भी डेटा है कि 1 in 7 इंडियंस डिप्रेशन में होता ही है। देन ओवर यूज करने से, सोशल मीडिया का ओवर यूज करने से एक इंटरनेट परसोना एक एक प्रॉब्लम होती है। अगेन ये एक मेंटल हेल्थ का इशू है, जिसमें बोला जाता है कि जो लोग बहुत ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं उनके अंदर एक एक नीड होती है, एक अर्ज होती है कि सोशली उनको एक्सेप्ट करा जाए, और उसके लिए वो तरह तरह की बार बार फोटो डालते रहते हैं, स्टेटस डालते रहते हैं, जिससे लोग उनको एक्सेप्ट करें, उनको हर वक्त देखे, उनको कुछ ना कुछ रिप्लाई करें। तो ये भी एक टाइप का मेंटल हेल्थ का ही इशू है। थर्ड होता है बॉडी डिस्मॉर्फिया। ये भी एक मेंटल हेल्थ का इशू है, जिसमें एक अच्छा आदमी जिसकी बॉडी चाहे फिट हो, देखने में भी अच्छा होगा, लेकिन उसको खुद को मिरर में देख के यही लगता है
कि जिसमें कि मेरे अंदर बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मैं बहुत मोटा हूँ, गंदा दिखता हूँ, क्योंकि वो सोशल मीडिया में लोगों की पिक्चर्स देख-देख के इतना उसके दिमाग में घुस जाता है कि उसको लगता है कि वही दूसरे जो जैसे दिख रहा है बस वही अच्छा है, और वो अपने आप को हमेशा खराब ही देखता है, अपने आप को बहुत खराब पाता है। एंड द फोर्थ रीजन इज द लैक ऑफ सोशलाइजेशन। एक्सेसिव यूज करने से, सोशल मीडिया करने से लोग अपने आसपास के लोगों से बात नहीं कर पाते हैं, बस सोशल मीडिया में ही लगे रहते हैं। इससे अपने दूसरों से वो कनेक्ट कर ही नहीं पाते, बस अपने फोन से ही कनेक्टेड होते हैं और एंड में उसी फोन के ही होकर के रह जाते हैं। तो ये सब कुछ कुछ मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं। अब जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर मैंने 3 वल्नरेबल ग्रुप्स डिस्कस करे। अब देखिए कैसे इसको यूज कर सकते हैं अपने आंसर्स में। एक आपको मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है। बोला है कि क्या इंपॉर्टेंस होती है मेंटल हेल्थ की, और बताइए क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। अब देखिए आप इसको यूज कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन में। आप इसमें बता सकते हैं कि किस तरीके से जो यंग विमेन होती हैं बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में, उनके अंदर कॉपी कैट सुसाइड्स की टेंडेंसी आई, जो कि शो कर रहा है कितनी इंपॉर्टेंट होता है हमें मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना, वरना लोगों के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी आ जाती है। तो ये देखिए एक इंट्रोडक्शन हो सकता है जो पहला बोल दिया। सिमिलरली आप डेटा से भी कोई एक इंट्रोडक्शन यहाँ पर दे सकते हैं। ऐसा डेटा जो यहाँ पर दिया है आप इसको भी दे सकते हैं कि मेंटल हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली इस इशू में बताई गई बात है, जैसे कि सीआरपीएफ सीएपीएफ के जवानों का क्या इशू चल रहा है, ये सारी बातों से भी आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। आप अपने आंसर के बीच में केस स्टडीज भी दे सकते हैं कि किस तरीके से मेंटल हेल्थ की इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्यों हमें मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं खराब मेंटल हेल्थ के। इसमें सीएपीएफ का अलग रीजन हो सकता है, विमेन का अलग हो सकता है, सोशल मीडिया का अलग हो सकता है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। ओवरऑल इस पूरे आंसर को, वैसे तो यहाँ पर इसका आंसर दिया है, मॉडल आंसर क्या है, लेकिन मैं चाहूंगा इस आंसर को आप इस पूरे केस स्टडी, ये जो 3 ग्रुप्स है इनके केसेस के बेसिस पर बना बना करके इस आंसर को अटेम्प्ट करें, और आप अपने इस आंसर को लिखने के बाद कंपेयर कर सकते हैं यहाँ के दिए गए आंसर से भी। वेरी सून वी आर गोइंग टू लॉन्च अगेन अ प्रोग्राम फॉर द डेली आंसर राइटिंग एंड इवेल्युएशन, जैसा कि इमीडिएटली आफ्टर द प्रीलिम्स बिफोर द मेंस लॉन्च करा था। और एक बार जब वो प्रोग्राम लॉन्च होगा तो उसमें बहुत से बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और तब हम आपके आंसर भी इवेल्युएट कर पाएंगे। वी विल वेरी सून मेक अ अनाउंसमेंट रिगार्डिंग दैट प्रोग्राम। उस टाइम पर आप अपने आंसर सबमिट भी करिएगा और हम आपके आंसर्स को चेक भी करेंगे। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। देखिए आइडिया बहुत ये सिंपल सा है कि जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं या जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, उनका एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने बिजनेस को ग्रो करना, अपनी वैल्यू बढ़ाना, अपना प्रॉफिट बढ़ाना, लेकिन साथ ही साथ उनकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती हैं, कुछ ऐसा काम करने जिससे सोसाइटी में एक बड़ा इम्पैक्ट पड़े। जैसे कि सोसाइटी में एजुकेशन के लिए काम करना, सोसाइटी में एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए काम करना, जो गरीब लोग हैं उनको हंगर, पावर्टी, मैल न्यूट्रिशन ना उसके लिए काम करना, ये सब कामों को बोला जाता है उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा माना जाता है कि कंपनीज को अपने बिजनेस और अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों पर ध्यान देना चाहिए, और ये हमेशा से एक वॉलेंट्री कॉन्सेप्ट रहा था। दैट मीन्स कंपनी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था कि वो करें, लेकिन 2013 के ऑनवर्ड इसको मैंडेटरी कर दिया गया। तो तब ये मॉरल ऑब्लिगेशन से एक लीगल ऑब्लिगेशन बन गया था, और कंपनीज को बोला गया था कि दे आर लीगली रिक्वायर्ड टू स्पेंड सम पार्ट ऑफ देयर प्रॉफिट्स ऑन द social responsibilities on the project that are benefiting the larger society। क्या कंडीशंस थी देख लीजिए। बोला गया था कि अगर कोई कंपनी जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा हो, या टर्नओवर जिसका 1000 करोड़ से ज्यादा हो, या नेट प्रॉफिट जिसका 5 करोड़ या उससे ज्यादा हो, उसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था कि उसको 2% ऑफ इट्स एवरेज नेट प्रॉफिट, जो भी उसका नेट प्रॉफिट है पिछले 3 साल में, उसका 2% जो होता है वो उसको स्पेंड करना होगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। और देखिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या चीज नहीं आएगी ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कंपनी बस अपने एम्प्लॉयज का बेनिफिट करेंगी या उनकी फैमिलीज का और बोलेंगी ये सीएसआर है, ऐसा नहीं होगा।
सिमिलरली किसी पॉलिटिकल पार्टी को देना डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो भी सीएसआर नहीं है। उनको ऐसा काम करना होगा जिससे सोसाइटी का भला होना चाहिए लार्जर स्केल पर। अब देखिए इस सीएसआर में कुछ इश्यूज भी हाल फिलहाल के सालों में मिले हैं सिंस 2013 जब से ये प्रोविजन आया है। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया है इसका लिमिटेड ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट। दैट मीन्स बहुत कम एरियाज हैं जहां पर इससे बेनिफिट हो रहा है और बहुत बड़ा एरिया है जहां पर नहीं हो रहा है इंडिया का। मैं इसकी बात करता हूं ये कैसे है, इसके लिए डेटा देता हूं। देखिए ये जो कंपनीज होती हैं जिनको सीएसआर एक्टिविटी करनी होती है वो जनरली जिस एरिया में काम करती हैं उसी में ही वो काम उसी के लिए ही उसी के डेवलपमेंट के लिए या वहां के लोगों के डेवलपमेंट के लिए सीएसआर एक्टिविटी में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में काम करती हैं। सेक्शन 135 कंपनीज एक्ट का यही बोलता है कि उनको प्रेफरेबली उसी एरिया में ही भला करना चाहिए वहां के लोगों का। अब इससे हो क्या रहा है, हमारे देश में ज्यादातर बड़ी कंपनीज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कुछ ऐसे ही बड़े बड़े शहरों में ही रजिस्टर्ड होती हैं। एज अ रिजल्ट इन बड़े बड़े शहरों के आसपास ही ये जो कॉरपोरेट्स हैं, बिजनेसेस हैं, ये काम करते हैं। और हमारे देश में बस 10 स्टेट्स 80% फंडिंग ले लेते हैं और बाकी जितने भी स्टेट्स हैं उनको बहुत कम पैसा आता है सीएसआर का, वो उनको उतना बेनिफिट नहीं हो रहा है। अब ये जो कॉरपोरेट्स क्यों अपने अपने अपनी जो लोकेशन है उसके आसपास काम करते हैं, उसके पीछे भी रीजन है। और वो रीजन है कि कॉरपोरेट्स इस कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एज अ सोशल लाइसेंस यूज करते हैं। सोशल लाइसेंस यूज करने का मतलब है कि अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कि कॉरपोरेट्स अपने जो भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उससे हमारे इन्वायरमेंट को, उससे हमारी सोसाइटी को इम्पैक्ट होता है। लेकिन जब वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर कुछ पैसा गरीबों के लिए, एजुकेशन के लिए, एनवायरनमेंट के लिए खर्च कर देते हैं तो एक तरीके से बाकी सोसाइटी से उनको लाइसेंस मिल जाता है कि ठीक है अब आप जाकर के कुछ भी करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको जो पोल्यूशन या जो कुछ भी करना है आप कर सकते हैं क्योंकि अब आपको एक लाइसेंस जैसा मिल गया है। अब देखिए ये कोई एक्चुअल लाइसेंस नहीं होता है, लेकिन कॉर्पोरेट्स जो होते हैं वो इस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एज अ लाइसेंस ही यूज करते हैं और वो बढ़ चढ़ करके हर जगह पर, हर बड़े प्लेटफॉर्म पर ये बात जाके बताते हैं कि उन्होंने कितना ज्यादा काम करा है अपनी सीएसआर एक्टिविटीज में, कितना उन्होंने गरीबों को खाना दिया, कितने घर बनवाए, कितने टॉयलेट्स बनवाए एंड ऑल दैट। वो इसको एज अ सोशल लाइसेंस प्रोजेक्ट करते हैं जिससे कोई उन पर अटैक ना कर पाए कि आप कितना एनवायरनमेंट को पल्यूट करते हो, कितना इनइक्वालिटी कर रहे हो। वो इस बारे में बात इसको यूज करते हैं अपने को बचाने के लिए। तो ये इसका पहला इशू है। दूसरी बात, कॉर्पोरेट्स को भी एक प्रॉब्लम आती है सीएसआर के फंड स्पेंड करने में। उनके ऊपर रूल तो है कि उनको 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट खर्चा करना है, लेकिन उनको वो पार्टनर्स नहीं मिलते, वो एनजीओज नहीं मिलते जो कि उनका काम करें। देखिए किसी भी बिजनेस का, किसी भी कॉर्पोरेट का मेन काम नहीं होता है सीएसआर एक्टिविटीज, वो उसका सेकेंडरी, उसकी लीगल ऑब्लिगेशन है और मॉरल ऑब्लिगेशन है। तो इस ऐसे में उनको कोई ना कोई एनजीओ चाहिए होता है जो उनके बिहाफ पर ये काम करे। अब ऐसे में वो एनजीओज उनको सही मिलते नहीं है और सही प्रोजेक्ट नहीं मिलते। मोर ओवर अक्सर जिन जगहों पर काम करते हैं वहां के लोग नहीं उनको सपोर्ट करते, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं है। थर्ड है ट्रांसपेरेंसी का इशू। यहाँ पर इशू देखा जाता है कि जो भी एनजीओ उनकी अगर कर भी रहा है तो अक्सर उसको रिपोर्ट नहीं देता है और उनको पता नहीं होता एग्जैक्टली क्या काम हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और चौथा, हमारे देश की सरकार भी काम करती है डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम या एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है, इसमें भी डेवलपमेंट के लिए होता है। इनमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू कम पार्टिसिपेशन होता है। तो ये कुछ लेवल पर प्रॉब्लम्स हैं इस सीएसआर से, इस इशू से रिलेटेड। अब यहाँ पर इस टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया हुआ है, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपना आंसर सबमिट कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। The last topic of today's analysis is related with the Forest Conservation and Amendment Bill of 2023। देखिए ये बिल आने वाला है, मॉनसून सेशन में पार्लियामेंट में टेबल करा जाएगा। जल्दी से देख लेते हैं कि इसमें क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया में जो फॉरेस्ट के लॉज हैं या इंडिया की जो पॉलिसीज है उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। हमारे देश में फॉरेस्ट के कंजर्वेशन से रिलेटेड प्राइमरी 3 लॉज या पॉलिसीज हैं। सबसे मेन लॉ है हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। ये बोलता है कि इंडिया के फॉरेस्ट को हमें प्रोटेक्ट करा जाना है, प्रोटेक्ट करना है, ये पहला हमारा लॉ होता है।
दूसरा बोला जा, ये इसका पहला प्रोविजन है कि हमें इंडिया के फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। और दूसरा इसका प्रोविजन होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट है, वो रेगुलेट कर सकती है कि फॉरेस्ट में से क्या रिसोर्सेज निकाले जाएंगे, उसको रेगुलेट करने की पावर है। मोटा मोटा फॉरेस्ट के कंजर्वेशन की पावर है इस पूरे एक्ट में। दूसरा एक्ट होता है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006। ये वो ये एक्चुअली ट्राइबल्स और फॉरेस्ट ड्वेलर्स को राइट देता है कि उनको किस तरीके से फॉरेस्ट का यूज करना है। देखिए, जो हमारे ट्राइबल्स होते हैं या जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर है, वो लोग जो फॉरेस्ट में ही रहते थे, वो फॉरेस्ट पर ही डिपेंडेंट होते हैं अपनी लाइवलीहुड और अपनी इनकम के लिए। अब बिकॉज ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट प्रिवेंट करता है, फॉरेस्ट के प्रोटेक्ट करता है, तो ऐसे में ये ट्राइबल्स या जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती थी कि वो किस तरीके से फॉरेस्ट से रिसोर्सेज निकाले जिससे उनकी लाइवलीहुड चले। इसीलिए 2006 में ये एक्ट लाया गया, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006, जिन्होंने जिस एक्ट ने इन फॉरेस्ट ड्वेलर्स को पावर दी कि वो यूज कर सकते हैं फॉरेस्ट को, रिसोर्सेज को, फॉर देयर ओन लाइवलीहुड। और थर्ड हमारे देश में लॉ या पॉलिसी है, दैट इज इंडियाज फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, जो बोलती है इंडिया के लिए ओवरऑल, जिसने टारगेट दिया है कि हमारे देश का 1/3 एरिया फॉरेस्ट में कवर होना चाहिए। ये ओवरऑल उसने टारगेट दिया हुआ है। अब जरा बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स है हमारे देश में कि जो फॉरेस्ट के लॉज हैं या उसकी पॉलिसीज हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश में फॉरेस्ट क्या है, इसके टर्म को लेकर ही प्रॉब्लम है। जो भी हमने अभी 3 लॉज या पॉलिसीज देखी, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट या इंडियाज फॉरेस्ट पॉलिसी, ये तीनों ही सिर्फ उन एरियाज को प्रोटेक्ट करते हैं जिनको फॉरेस्ट मार्क करा गया है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के लैंड रिकॉर्ड्स में या उनके रिकॉर्ड्स में। देखिए, हर एक लैंड जो होती है, हर एक जगह होती है, उसका कुछ मार्किंग होती है, वो किस टाइप की लैंड है। एग्रीकल्चरल लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है, सिटी की लैंड है, गवर्नमेंट की लैंड है, मार्किंग है। अभी बोला जा रहा है कि हमारे देश के ये जो लॉज हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उस लैंड को ही प्रोटेक्ट करते हैं जिसको मार्क करा गया है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में। एज अ रिजल्ट, बहुत सारा एरिया जो कि फॉरेस्ट मार्क्ड नहीं है, उस एरिया को किसी टाइप का लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रहा होता है। ये हमारे देश के फॉरेस्ट लॉज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब इसमें यहां पर आप डेटा भी देख सकते हैं कि क्या है इससे रिलेटेड। फॉरेस्ट कवर उसी लैंड को बोला जाता है जो कि मार्क्ड है एज अ फॉरेस्ट लैंड। अब देखिए, 21% अप्रोक्सीमेटली ये लैंड है हमारे देश में। ट्री कवर उस लैंड को बोला जाता है जो कि किसी भी टाइप के फॉरेस्ट एरिया से मार्क्ड नहीं है, फिर भी वहां पर ट्री कवर हो रहा होता है, तो उसको ट्री कवर एरिया बोला जाता है। अब हमारे देश में ये भी है, 2.9% 2021 के फॉरेस्ट रिपोर्ट में ये था कि ये लैंड है जो कि कोई फॉरेस्ट मार्क नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रीज से कवर्ड होती है और इसको भी प्रोटेक्शन का स्टेटस मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक जजमेंट भी दिया था जिसमें बोला गया था कि फॉरेस्ट जो एक्ट्स होते हैं, इनको सिर्फ फॉरेस्ट जो एरिया मार्क्ड है सिर्फ उसी को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए, बट कोई भी एरिया जहां पर बहुत ज्यादा ट्रीज है उसको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। और स्टेट्स को बोला था कि वो अपने इस हिसाब से डिमार्केट करे फॉरेस्ट, लेकिन वो काम भी स्टेट्स ने नहीं करा। एज अ रिजल्ट, बहुत सारा ट्री कवर का जो एरिया है वो प्रोटेक्टेड नहीं होता है। और इसीलिए बात लिखी है कि सिर्फ 21% है जो कि फॉरेस्ट एरिया से कवर्ड है, और अगर ट्री कवर को भी जोड़ लेते हैं, दैट मीन्स वो एरिया जो फॉरेस्ट नहीं मार्क्ड है फिर भी ट्रीज से कवर्ड है, तब भी हमारे देश में सिर्फ 24% ही लैंड आ पाती है जो कि या तो फॉरेस्ट मार्क्ड है या फिर फॉरेस्ट नहीं मार्क्ड है, फिर भी वो फॉरेस्ट से, प्लांटेशन, ऑर्चर्ड्स, इन सब से कवर होती है, ट्रीज से कवर हो रही है। तो ये बहुत कम लैंड है और हमारे देश में प्रोटेक्शन नहीं है इस सब लैंड का। अब ये देखिए, ये जो बिल आया है इसके क्या क्या प्रोविजन है। तो सबसे पहले तो उसने एक प्रियम्बल इंसर्ट कर दिया है जिसमें बोला है कि इंडिया का कमिटमेंट है कि उसको अपने फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करने हैं। उसने किसी भी लैंड जो कि फॉरेस्ट के नाम से डेजिग्नेटेड हो ऑन और आफ्टर 1980 उसको प्रोटेक्ट करा है, लेकिन कुछ एरिया जहां पर ट्री का कवर है उसको उसने इस प्रोटेक्शन से बाहर कर दिया है। पर्टिकुलरली अगर इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर अवे का लैंड है उसको बाहर कर दिया है। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल को लेकर के इसीलिए इसका क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कि इस जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्ट कराया था जिस एरिया को, बोला था स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आप अपने हिसाब से डिक्लेयर कर सकते हैं कि किस एरिया को प्रोटेक्ट करना है, अगर सफिशिएंटली वहां पर ट्री कवर है
तो उस ये एक्ट इस प्रोविजन को डाइल्यूट करे दे रहा है। बाद में जब ये बिल टेबल होकर के एक्ट बन जाएगा तो हम लोग इसकी डिटेल में एक बार फिर से एनालिसिस करेंगे। इसके बेसिस पर आपको ये 2 क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, आप इनको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये आपके कल के जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर है। आई थिंक इस वाले का आंसर जो डिस्प्ले नहीं हो रहा है स्क्रीन पर, सेकंड नंबर क्वेश्चन का, तो ये वाले का जो आंसर है ए होना चाहिए। मैं आपके सामने अभी अच्छा आ गया, ये आ गया आंसर, तो ये आपके सामने आ जाएगा। सो दैट इज दिस वाज द फोर्थ क्वेश्चन। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस न्यूज़पेपर एनालिसिस। कल से सत्यजीत सर न्यूज़पेपर एनालिसिस लेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।